अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक में हम न्यूक्लियस को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस मेरा नाम डॉक्टर फातिमा, मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन कराती चलूँ और मैं आपको इसमें न्यूक्लियस को पढ़ाऊँगी। ठीक है, न्यूक्लियस जो है ना, ये ना आपको पता है कि एक सेल है। ऐसा सेल का स्ट्रक्चर होता है। एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है ना बिल्कुल दरमियान में होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर हम बार बार पढ़ चुके हैं। अगर आप पिछले इस चैप्टर को स्टार्ट से मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं तो अब आपको ये बात अच्छी तरीके से याद हो चुकी होगी। प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, उस बहुत बड़े वैक्यूल ने धक्का मार के न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर दिया है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोई इतना बड़ा वैक्यूल नहीं है, जिसकी वजह से एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस दरमियान में ही रहता है। तो ये मैंने एनिमल सेल बनाया हुआ है जिसमें न्यूक्लियस सेंटर में है। अभी जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बात आपने याद रखनी है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के हमने पढ़ा था ना पीछे, दो मेम्ब्रेन होती हैं, क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन होती हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियस की भी दो मेम्ब्रेन होती हैं। देखिए, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये वाली अंदर की तरफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सही हो गया, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, ये जो दो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ना, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। इन दोनों को, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सही हो गया। अब वो कहते हैं कि जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिल जाती है ना, वहाँ पे जाके एक सुराख बनता है जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर सुराख, ये देखें, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, जहाँ पे जाके मिल गई, इन दोनों के मिलने से एक सुराख बना जिसको न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। फिर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में मिल के बनने से एक सुराख बना जिसको न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियर पोर्स बनते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का क्या मकसद होता है? सुराख है ना न्यूक्लियस के अंदर, तो इन सुराखों की वजह से क्या होगा, जो कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म का इसके अंदर आ जाएगा जो आना होगा, और जो यहाँ से बाहर जाना होगा वो बाहर चला जाएगा। हर मटेरियल नहीं, कुछ सिलेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियर पोर्स का काम होता है। इसके अलावा वो कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर ना आपने याद रखना है, न्यूक्लियस क्यों मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए क्या होता है? हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है ना, वो सारी डीएनए के अंदर है। डीएनए ऐसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके होता है। ठीक, ये जो डीएनए होता है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा समझ लो, फिर ये वाला टुकड़ा समझ लो। तो ये जो डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं ना, इन टुकड़ों को कहते हैं जीन्स। जिस तरह जीन नंबर 1 होगी, जीन नंबर 2 होगी, या जीन नंबर 3 होगी। इस तरह एक पूरा डीएनए के ऊपर छोटे टुकड़े होते हैं, टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। इन जीन्स ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करनी है। आपकी आंखों का क्या कलर है, ठीक है, आपके बालों का क्या, आपके बाल कर्ल होंगे, स्ट्रेट होंगे, आपके टंग रोल कर सकते हो, नहीं रोल कर सकते आप, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपकी हाइट कितनी होगी, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, सब कुछ ये कहाँ किसने कंट्रोल करना है? आपके इस डीएनए ने कंट्रोल करना है। सारी ये ना कंट्रोल सेंटर है इसको, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ना, इसने तो सब कुछ कंट्रोल करना है। जो कोई सेल के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसा कि सेल कब डिवाइड होगा, इस सेल ने कितनी प्रोटीन बनानी है, इस सेल के अंदर कितना काम होना है, सब कुछ इस न्यूक्लियस ने डिसाइड करना है। सही हो गया, ये कंट्रोल सेंटर होता है। तो वो अब हम उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा आपको न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा ये नज़र आ रहा है गोल गोल, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ना छोटा सा एक और स्पोर्ट होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये वो न्यूक्लियोलस है। सही हो गया। अब हम न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, वो कहता है कि ये देखें, न्यूक्लियस क्या है। वो कहता है सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सेल का मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन चलने हैं, ग्रोथ, सेल की कितनी, सेल ने कब ग्रो करना है, कितनी सेल की ग्रोथ होनी है, रिप्रोडक्शन, एक सेल ने कब 2 में डिवाइड होना है, फिर 2 में डिवाइड होने के बाद कितनी बार सेल ने 2 में डिवाइड होना है, जितना कुछ कंट्रोल करना है ना, वो सब कुछ वो कहते हैं नीड टू बी वेल रेगुलेटेड। ये हर चीज़ कंट्रोल्ड होनी चाहिए। सही हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ कंट्रोल ना हुई ना, तो फिर ही तो कैंसर होता है। कैंसर में यही तो होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सही, न्यूक्लियस जो होता है, बस ये इन्फॉर्मेशन, ये पैगाम, ये हमने कहा था कि आम हालात में ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके ऊपर जीन्स होती हैं, छोटे टुकड़े, वो जीन उन्होंने बताना है कि एक सेल ने 2 बार डिवाइड होना है, बस। सेल अब तुम डिवाइड हो गए हो, तुमने 2 सेल बना दिए हैं, ख़त्म कर दो। लेकिन अगर ये ख़राब हो जाए ना न्यूक्लियस, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फिर सेल बस पागलों की तरह डिवाइड होता रहता है, डिवाइड हुई जा रहा, जिसकी वजह से कैंसर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि सारा प्रोसेस जो है ना, नीड टू बी वेल रेगुलेटेड, इनको बड़ा रेगुलेटेड और बड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं वो तो हमेशा यूकैरियोट्स में ही होती हैं। यही तो फ़र्क है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, और इसकी तो डबल मेम्ब्रेन है।
ठीक है। वो कहते हैं यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ये जो फंक्शन है ना कि ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल करनी है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना है। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि न्यूक्लियस क्या है, एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। क्यों? क्योंकि इसने तो सब कुछ कंट्रोल करना है। इट बिकॉज क्योंकि इट कंटेन्स द हेरिडिटरी मटीरियल डीएनए। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको भी दिखाया डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर छोटे टुकड़े जीन्स होते हैं, उन्होंने सब कुछ कंट्रोल करना है जो काम सेल के अंदर होना है। ठीक है। अच्छा, अभी जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कैसा था। न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन्स थी, है ना, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हमने कोलेक्टिवली न्यूक्लियर इन्वेलप कहा था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना, इसके ऊपर छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स उन पॉइंट्स पे बनते हैं वेयर बोथ मेम्ब्रेन फ्यूज विद ईच अदर, जहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों आपस में मिल रही थी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये देखें, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर रही है तो न्यूक्लियर इन्वेलप बन रहा है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर रही है तो न्यूक्लियर इन्वेलप बन रहा है। सही हो गया। वो कहते हैं इस न्यूक्लियर पोर बन रहे हैं, न्यूक्लियर पोर बन रहे हैं। ठीक है। अभी जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, इनका क्या मकसद होता है, इन्होंने कम्युनिकेट करवाना होता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के साथ। जाहिर सी बात है, ये जो न्यूक्लियर पोर्स है, इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से तो सारा साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियस है, ये आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे कि यहाँ का कुछ मटीरियल यहाँ पे लेके आना है तो इन सुराखों के जरिए से इधर आएगा, या यहाँ का मटीरियल यहाँ भेजना है तो इन सुराखों के जरिए से बाहर चला जाएगा। सही हो गया। तो वो कहता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स जो होती हैं एंटर द न्यूक्लियस थ्रू दीज पोर्स। साइटोप्लाज्म के अंदर ना कुछ प्रोटीन्स बनती हैं, कुछ प्रोटीन्स या कुछ और न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उन्होंने इन सुराखों के जरिए से एंटर होना है न्यूक्लियस के अंदर। सही हो गया। न्यूक्लियस के अंदर आ जाना। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ें बनती हैं जिनको बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर भेजना ज़रूरी होता है। कौन सी चीज़ें बनती हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए, ये जो मैंने आपको बताया था ना स्पोर्ट, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है ना, इसके अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो बनते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो इस न्यूक्लियोलस के अंदर असेंबल होते हैं। ठीक है। आपने पीछे पढ़ा है, अगर आप स्टार्ट से मेरे साथ लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है राइबोसोम 2 चीज़ों से बनते हैं। किन 2 चीज़ों से राइबोसोम बनते हैं? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। ठीक है। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ना एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया है। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर पोर है और ये न्यूक्लियोलस है। ये जो न्यूक्लियोलस है ना, इस न्यूक्लियोलस के अंदर आपने याद रखना है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं वो असेंबल होते हैं। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। असेंबल्ड का क्या मतलब है, आपने पीछे पढ़ा राइबोसोम वाले टॉपिक में, राइबोसोम 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी 2 चीज़ों से राइबोसोम मिलकर बना होता है? एक राइबोसोमल आरएनए से और एक प्रोटीन से। सही हो गया। तो ये जो प्रोटीन होती है ना, ये प्रोटीन कहाँ से आएगी? ये प्रोटीन बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर से ही तो आएगी। ये जो सेल यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन कौन बनाता है? आपको पता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है। सही है। वो प्रोटीन बनाएगा। तो वो प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ से आएगी इस तरह करके। ठीक है। उस प्रोटीन ने क्या करना है, इस तरह करके इस न्यूक्लियोपोर से अंदर आ जाना है, अंदर आके इस न्यूक्लियोलस में आ जाना है। इस न्यूक्लियोलस में प्रोटीन आ गई और यहाँ पे हमारे पास डीएनए पड़ा हुआ है, आपको पता है ना। और ये जो डीएनए होता है ना, इस डीएनए से आरएनए बनता है। इस डीएनए से ना 3 तरह के आरएनए बने हैं। मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसफर आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है। लेकिन अभी हमने राइबोसोम बनाना है तो हमें राइबोसोमल आरएनए चाहिए। तो इस डीएनए ने राइबोसोमल आरएनए बनाना है और वो राइबोसोमल आरएनए इस न्यूक्लियोलस में चला जाएगा। अब इस न्यूक्लियोलस में बाहर से प्रोटीन भी आ चुकी है और राइबोसोमल आरएनए भी आ चुका है। ये दोनों चीज़ आपस में मिलेंगी और मिलके इन्होंने राइबोसोम बना देने हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बन गया। अब जब न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बन जाएगा तो राइबोसोम का क्या मकसद होता है? प्रोटीन तैयार करना। ऐसे ही होता है ना। और इन राइबोसोम ने जाके प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर तैयार करनी है हमेशा, तो इनको बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर भेजना है। तो कैसे भेजा जाएगा? इन न्यूक्लियर पोर के जरिए से भेजा जाएगा। तो ये न्यूक्लियर पोर से इन राइबोसोम को बाहर भेजा जाएगा। राइबोसोम बाहर आके अपनी प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देंगे, जो मैंने आपको राइबोसोम वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ाई थी, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, हमने डिटेल से देखी थी। ठीक हो गया। ये देखें। अच्छा, उन्होंने यही बातें सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है कि सम न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स एंटर करती हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ से एंटर करेंगी? इन न्यूक्लियर पोर से एंटर करेंगी। और फिर 2 चीज़ें जो होती हैं वो न्यूक्लियस को लीव द न्यूक्लियस से बाहर जा रही होती है। कौन सी 2 चीज़ें? एक तो राइबोसोम, जो मैंने अभी आपको राइबोसोम बताया, दूसरा मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, देखें ये राइबोसोम वाला स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था, ये राइबोसोम है। इस राइबोसोम ने बाहर जाना है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाके प्रोटीन बनानी है। और प्रोटीन बनाने में आपको पता, मैंने आपको क्या बताया था कि राइबोसोम एक मजदूर है, लेकिन पढ़ा लिखा मजदूर है। इसने ना पढ़ा लिखा मजदूर है, इसने प्रोटीन बनानी है। प्रोटीन कैसे बनती है? अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ के प्रोटीन बनती है। जैसे कि पहले येलो रेड वाला अमाइनो एसिड आना है, फिर ये वाइट वाला आना है, फिर येलो वाला, फिर ब्लू, फिर पिंक, फिर येलो,
फिर ग्रीन। तो ये जो सारे अमाइनो एसिड है इसको कैसे पता लगेगा, पहले ये अमाइनो एसिड आना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये ना इस इन्फॉर्मेशन इससे देख के पढ़ता है। मैसेंजर आरएनए जो होता है ना, mRNA, इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इसने इसको पढ़ते रहना, इसने कहना है और इसको ऑर्डर देते रहना, ये वाला अमाइनो एसिड ले आओ, ये वाला अमाइनो एसिड ले आओ। जिस तरह कि अब इसने पढ़ा तो लिखा हुआ था कि कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, ग्रीन वाला, तो इसने इसको ऑर्डर दिया, ये ग्रीन वाला अमाइनो एसिड ले आया। फिर इसने देखा अब रेड वाला आना चाहिए, तो इसने इसको ऑर्डर दिया, रेड वाला अमाइनो एसिड ले आओ। फिर येलो वाला लिखा हुआ है तो फिर इसने ऑर्डर दिया, येलो वाला अमाइनो एसिड ले आओ, ट्रांसफर आरएनए को, वो येलो वाला अमाइनो एसिड ले आया। तो इसने क्या करना है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ के ना, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, किसके ऊपर लिखी हुई है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखी हुई है। और मैसेंजर आरएनए कहाँ से बना था, ये जो डीएनए था ना, ये वाला डीएनए, इस डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाया था, सही है। तो ये डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाया और इस मैसेंजर आरएनए को इन न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर भेज दिया गया। अब वो मैसेंजर आरएनए बाहर आ चुके हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये देखें, ठीक है। और राइबोसोम भी बाहर आ चुके हैं, ये जो 2 राइबोसोम है। तो ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आ जाती हैं और साइटोप्लाज्म में आके अपना काम करती हैं। क्या काम करती हैं, प्रोटीन तैयार करती हैं, सही हो गया। तो वही बातें देखिए उन्होंने आपके लिखी हुई हैं न्यूक्लियस के अंदर। हम देख लेते हैं क्या यही सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, वो यही कह रहा है कि राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए जो होते हैं ना, ये 2 चीज़ें लीव द न्यूक्लियस से बाहर जा रही होती हैं, सही हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, वो फ्लूइड बस नाम मुख्तलिफ है। इसी तरीके से जो सारा न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, उस फ्लूइड को हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है ना। तो ये वाला जो न्यूक्लियस के अंदर सारा फ्लूइड होगा ना, इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियो और प्लाज्म, सही हो गया। प्लाज्म फ्लूइड को कहते हैं हमेशा, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड। तो ये इस तरह इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा वो कहते हैं कि एक न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, वही वाला, ये वाला जो गोल गोल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, अच्छा ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इस न्यूक्लियोलस की वो बात कर रहा है। न्यूक्लियोलस क्या है, एक राउंड, एक गोल गोल सा डार्कली स्टेन्ड एरिया इन द न्यूक्लियस के अंदर एक एरिया होता है जो, ये देखें, ये इन्होंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस को ना ऊपर से थोड़ा सा काट दिया है, काटा तो अंदर से न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है, देखें ये वाला। तो न्यूक्लियोलस क्या है, एक डार्क है, गहरा है, डार्कली स्टेन्ड एरिया है न्यूक्लियस के अंदर, सही हो गया। और ये गोल गोल है, राउंड है। और यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको अभी सारी कहानी बताई। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर राइबोसोम्स ने बनना होता है। राइबोसोम्स के जो 2 पार्ट थे, राइबोसोम 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से, उन दोनों चीज़ों ने यहीं पर आना है, यहाँ पे आके आपस में मिल जाना और मिलकर राइबोसोम बनाने हैं इस न्यूक्लियोलस के अंदर, सही हो गया। तो वही बात लिखी हुई है, देखिए, राइबोसोम्स आर असेंबल्ड एट दिस पॉइंट, यहाँ पे राइबोसोम ने असेंबल होना है। कैसे असेंबल होना है, राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है ना, तो उस डीएनए ने राइबोसोमल आरएनए बनाया और वो राइबोसोमल आरएनए ने क्या करना है, प्रोटीन के साथ कंबाइन करना है, ठीक। प्रोटीन कहाँ से आई थी, बाहर से आई थी, साइटोप्लाज्म से आई थी, न्यूक्लियर पोर के जरिए से, याद है ना। तो और इन दोनों ने मिलकर फिर राइबोसोम बना देना है। इट डिसअपियर्स फॉर सम टाइम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए इस न्यूक्लियोलस ने गायब हो जाना होता है, जब सेल डिवाइड करता है, याद रखना है आपने इस बात को, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब ये जो होता है ना, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। वो कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना सारा का सारा, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, देखें ये धागे नज़र आ रहे हैं ब्लू वाले, ये जो सारे धागे हैं ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन क्या है, ये डीएनए ही है, क्रोमेटिन, सही है। क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटा होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, ये हमारे पास जो सेल है ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये, और न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये तो आपको पता ही होता है ना, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इसके अंदर जो सारा डीएनए होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए मौजूद होना है, ये डीएनए आम हालात में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे करके, उनकी सूरत में मौजूद होता है। ये जो धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहते हैं क्रोमेटिन, ये वो क्रोमेटिन है, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन क्या होता है, ये देखें ब्लू वाला सारा डीएनए है और ये ऑरेंज वाली हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए जो होता है ना, वो गोल गोल प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटा होता है। ये देखें, एक ही स्टोन प्रोटीन है, इसके इर्द सारा डीएनए लिपटा हुआ है, दूसरी स्टोन प्रोटीन, इसके इर्द सारा डीएनए लिपटा हुआ है। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा डीएनए इतनी थोड़ी सी जगह पे अपने फिट करना है, तो उसको लपेट के फिट करना पड़ेगा ना। तो ये गोल गोल गोले हैं हिस्टोन प्रोटीन, उनके इर्द गिर्द ये डीएनए सारा लिपटा होता है। तो ये जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको क्रोमेटिन कहते हैं, सही हो गया। तो आम हालात में याद रखना है, सेल के अंदर जो सेल का जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो कि डीएनए है, वो क्रोमेटिन की सूरत में मौजूद है, इस सूरत में, क्रोमेटिन की सूरत में, कि वो डीएनए जो है ना, वो आमतौर पर हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। लेकिन जब एक सेल ने प्लान किया कि मैं डिवाइड करता हूँ,
कोई इंजरी होगी, मान लो कोई सेल डैमेज हो गया, तो ये सेल चाह रहा है कि अभी डिवाइड करे, तो इस सेल ने डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट होना है, ठीक हो गया, 2 सेल में डिवाइड हो जाना है, ठीक। अब जब इसने 2 सेल में डिवाइड होना है तो इसने अपना जो जेनेटिक मटीरियल डीएनए है ना, वो थोड़ा सा इस सेल को दे देना है आधा, और आधा इस सेल को दे देना है। लेकिन मसला ये है कि जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जब जेनेटिक मटीरियल होगा ना, तो हो सकता है कि ये जेनेटिक मटीरियल अपनी तरफ से कोशिश करे कि आधा इसको दे आधा इसको दे, लेकिन इंसाफ ये ना कर पाए। हो सकता है इसके पास ज़्यादा धागे चले जाएं, इसके पास कम धागे आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए इंसाफ के तकाज़े को पूरा करने के लिए ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जब सेल ने डिवाइड करना होता है, सेल इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करता है एक ख़ास स्ट्रक्चर्स के अंदर। उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। वो क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे करके वो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। सेल ने क्या करना है, अपने न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देने हैं, इनको कहते हैं क्रोमोसोम, और इस तरह के 46 स्ट्रक्चर बना लेने हैं, सही। जब 46 स्ट्रक्चर इस तरह के बना लेने हैं तो आधे क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम इसको दे देने हैं, 23 क्रोमोसोम इसके दे देने हैं। अब ये इंसाफ के तकाजे को पूरा कर पाया है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने भी जब एक घर, फॉर एग्जाम्पल आप कोई रेंट के घर में रहते हैं, तो आपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो आप अपना सारा सामान पैक करेंगे गठरियों वगैरह की सूरत में, फिर एक घर से दूसरे घर में जाएंगे ना। तो सेल ने भी वही किया कि अपना सारा सामान, अब सेल ने अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। इस सेल को आधा ट्रांसफ़र करना है, आधा इसको ट्रांसफ़र करना है। तो सेल ने अपना वही मटीरियल जो है उसको पैक किया, किस सूरत में पैक किया, क्रोमोसोम की सूरत में पैक किया, ठीक है। 46 क्रोमोसोम बना दिए, 23 क्रोमोसोम इसको दे दिए, 23 इसको दे दिए, 23 तुम ले लो भाई, 23 तुम ले लो, इंसाफ का तकाजा पूरा हो गया, सही हो गया। तो इसलिए आपने बात याद रखनी है कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, डिवाइड नहीं करता, तब जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो क्रोमाटिन की सूरत में मौजूद होता है। अब जब सेल डिवाइड करने का इरादा कर रहा है, डिवाइडिंग स्टेज में है, डिवाइड कर रहा है, तब जो सेल के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है जिसको डीएनए कहते हैं, वो क्रोमोसोम की सूरत में मौजूद होता है। ये बातें आपने याद रखनी है, सही हो गया। यही बातें उन्होंने सारी यहाँ पर लिखी हुई है, देखें उन्होंने क्या कहा है कि जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है ना इन द न्यूक्लियस के अंदर, वो एक्चुअली किस फॉर्म में मौजूद है, आम हालात में क्रोमाटिन की सूरत में मौजूद है। और क्रोमाटिन मैंने भी आपको दिखाया क्या होता है, डीएनए के फाइबर्स हैं जो कॉइल हुए हुए हैं, लिपटे हुए हैं, किसके इर्द गिर्द, गोल गोल हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द। ये देखिए डीएनए के फाइबर हैं जो लिपटे हुए हैं गोल गोल हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द, ये क्रोमाटिन का स्ट्रक्चर है, सही हो गया। इसके अलावा वो कह रहा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना है तब ये क्रोमाटिन फाइबर्स क्रोमाटिन फाइबर्स सुकड़ जाएंगे, सुकड़ के क्या बना देंगे, क्रोमोसोम बना देंगे। क्रोमोसोम क्या है, टाइटली कॉइल्ड थ्रेड्स, ये भी धागे ही हैं क्रोमोसोम। ये देखिए क्रोमोसोम जो एक धागे ही हैं लेकिन टाइटली कॉइल्ड है, कॉइलिंग इसमें थोड़ी ज़्यादा टाइट हो गई है, सही है, इसको क्रोमोसोम कह देते हैं। इसके अलावा वो कह रहा है कि ईच स्पीशी हैज़ इट्स ओन यूनिक क्रोमोसोमल सेट, हर स्पीशी के पास अपना क्रोमोसोम का सेट मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट मुख्तलिफ होता है फ्रॉम अदर स्पीशी, दूसरी स्पीशी से। क्या मतलब, जिस तरह के ह्यूमन स्पीशी जो है ना, स्पीशी क्या होता है, एक तरह के सारे ऑर्गेनिज्म को स्पीशी कहते हैं। जिस तरह ह्यूमन सारे एक जैसे हैं तो ह्यूमन स्पीशी, प्लांट सारे एक जैसे हैं तो प्लांट स्पीशी, बंदर सारे एक जैसे हैं तो बंदरों की स्पीशी, डॉग सारे एक जैसे हैं तो उनकी एक लेदर स्पीशी है, मक्खी फ्रूट फ्लाई एक जैसी है तो उनकी सारी स्पीशी है। तो इस तरह स्पीशी होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हर स्पीशी के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम मुख्तलिफ हैं। जिस तरह की ह्यूमन स्पीशी है ना हम, तो हमारे हर सेल के अंदर ना 46 क्रोमोसोम है। कितने, 46। मतलब अगर आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई तो आप अपना कोई भी सेल निकाल लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर से सेल, अगर आप स्किन से सेल स्क्रैच कर लो, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो ना, तो माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप न्यूक्लियस, अगर आपको नज़र आ जाता है, अच्छी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर आप जाके देखो और वो सेल डिवाइडिंग स्टेज में भी हो, तभी तो आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे ना। तो आप देखेंगे 46 क्रोमोसोम है। ह्यूमन्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और डॉग्स के अंदर ना 78 क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरीके से जो फ्रूट फ्लाई होती है ना, उसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं, सही हो गया। तो हर स्पीशी जो होती है वो कहता है उसके पास अपने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि दूसरी स्पीशी से मुख्तलिफ होते हैं। ये बात उसने सारी बताई हुई है। जिस तरह के डॉग की स्पीशी में मैंने बताया 78 क्रोमोसोम है, फ्रूट फ्लाई में 8 हैं, ह्यूमन में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से, इस तरह हमने न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस तरीके से आपको समझ आ रही है तो आप हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।